बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है लोगों की लापरवाही को लेकर। कहा प्रधानमंत्री ने कि लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं है। बिना मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे लोग, पर्यटन स्थलों से आने वाली भीड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई। कहा कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है, ये समय सावधानी बरतने का है। हर संभव सावधानी बरतने का उन्होंने लोगों से अनुरोध किया। कहा कि तीसरी लहर को हम न्योता ना दें। हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है। ये ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। अगर और ये कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। और एक प्रकार से पूरा देश और विशेष करके हमारे हेल्थ वर्कर्स, हर किसी ने अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए गत 1.5 साल से लगातार परिश्रम किया है। नॉर्थ ईस्ट की भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद टेस्टिंग और ट्रीटमेंट से लेकर वैक्सीनेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इनको बहुत बधाई देता हूं क्योंकि वैक्सीनेशन में वैक्सीन का इतना महत्व है और उसको इस प्रकार से पूरी तरह सेंसिटिविटी से हैंडल किया है। इसलिए मैं आपके सभी हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले साथियों को बधाई देता हूं। और जिन 4 राज्यों में अभी कुछ कमी महसूस हो रही है, वहां पर भी बहुत अच्छे ढंग से इस काम को किया जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, वर्तमान परिस्थिति से हम सब भली भांति परिचित हैं। कोविड की दूसरी लहर के दौरान अलग अलग सरकारों द्वारा मिलकर जो सामूहिक प्रयास किए हैं और उसका परिणाम भी दिख रहा है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कुछ जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इन संकेतों को हमें पकड़ना होगा। हमें और सतर्क रहने की जरूरत है और लोगों को भी लगातार सतर्क करते रहना पड़ेगा। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमें माइक्रो लेवल पर और सख्त कदम उठाने होंगे। और अभी हेमंता जी बता रहे थे कि उन्होंने लॉकडाउन का रास्ता नहीं चुना, माइक्रो कंटेनमेंट जोन का रास्ता चुना। 6000 से अधिक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए। इसके कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो सकती है। उस माइक्रो कंटेनमेंट के जोन का जो इंचार्ज होगा उसे पूछ सकते भाई कैसे गड़बड़ हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे अच्छा हुआ। इसलिए जितना जोर माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर हम लगाएंगे, हम इस परिस्थिति से जल्दी बाहर आएंगे। वायरस का प्रहार वो 2 गज की दूरी, मास्क और वैक्सीनेशन के कवच के सामने कमजोर पड़ जाएगा। और ये हम पिछले 1.5 साल के अनुभव से देखा है। वही टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, इसकी जो हमारी रणनीति है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अगर बेहतर होगा तो ज्यादा से ज्यादा जीवन बचाने में हम सफल रहेंगे।
ये पूरी दुनिया के अनुभवों से प्रमाणित हो चुका है और इसलिए हमें हर नागरिक को कोरोना बचाव के लिए बने नियमों का पालन करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहना होगा। समाज के भी, सिविल सोसाइटी के लोग हो, धार्मिक समाज के जीवन के आगे मुखिया लोग हो, इन सब से बार बार ये बातें आती रहे, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि पतंजलि ने विदेशी कंपनियों के एकाधिकार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि हेल्थ और एग्रीकल्चर में देश के लिए पतंजलि ने बड़ा योगदान दिया है। योग गुरु रामदेव ने कहा कि उन्हें कहते हुए ये गर्व महसूस हो रहा है कि उन्होंने 2 लोगों से योग सिखाना शुरू किया था और आज दुनिया के 200 देशों में लोग योग कर रहे हैं। कंपनियां जो इस देश की आर्थिक और सांस्कृतिक लूट और गुलामी में लगी हुई थी, इस देश को पूरा ध्वस्त कर दिया था। देश में एक आत्मग्लानि और आत्मविस्मृति का भाव पैदा हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज तक तमाम जो एमएनसी जिस देश में हमारी अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार कायम किए हुए थी, उनके एकाधिकार को, उनके प्रभुत्व को पतंजलि ने तोड़ा है। और आज हमें कहते हुए ये गौरव है कि पतंजलि ने एक आत्मनिर्भर भारत की एक नई प्रेरणा कायम की है और आत्मनिर्भरता के इस स्वर को इतनी बुलंदी दी है कि आज एकमात्र यूनिलीवर को छोड़ करके बाकी सारी विदेशी कंपनियों को मात्र परास्त ही नहीं किया है, उनको परास्त करके और एक सेवा का, राष्ट्र निर्माण का एक नया कीर्तिमान पतंजलि ने बनाया है। और इसीलिए आज हम अभी तक की जो पतंजलि की सेवाएं हैं उसके ऊपर ये गौरव महसूस करते हुए कि योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के संदर्भ में, अनुसंधान के संदर्भ में पतंजलि ने जो विश्व कीर्तिमान बनाया है उसके हम आंकड़ों के और तथ्यों के साथ यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातों की और देशवासियों का ध्यान दिलाते हुए और अपनी सेवाओं का विनम्र समर्पण करते हुए गौरव अनुभव करते हैं कि हमने जहां एक और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के पूरी श्रृंखला दी है, यहां तो हमने प्रतीकात्मक रूप से मुक्तावटी, बीपी ग्रीट, मधुनाशिनी, मधुग्रीट, लिवोग्रीट, लिवामृत, ऑर्थोग्रीट, प्रोस्टोग्रीट, एक औषधियों की एक छोटी सी श्रृंखला यहां पर रखी हुई है। और न्यूट्रास्यूटिकल्स की एक नई दुनिया में भी पतंजलि ने प्रवेश किया है, जिसमें अभी लगभग हम 25 प्रोडक्ट ला चुके हैं और 50 प्रोडक्ट्स को लाने की तैयारी है, जिसके ऊपर भी विदेशी कंपनियों का ही एकाधिकार था। इस प्रभुत्व को भी हमने तोड़ा है। भारत में आज करीब 80 से 90% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो वहीं लगभग 50 से 60-70% लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। और इसी तरह से ओमेगा से लेकर के प्रोटीन से लेकर के अलग प्रकार की डेफिशिएंसी भी अलग अलग प्रकार की डिजीज का कारण है। विटामिन सी और जिंक, वो सब हमने नेचुरल तरीके से, विटामिन सी का सबसे श्रेष्ठ स्रोत बिना सिट्रिक एसिड के, क्योंकि सिट्रिक एसिड जब ज्यादा जाता है तो शरीर में दर्दें बढ़ जाती हैं, तो हमने रोजी हिप से विटामिन सी और ये पेठा से, जिसको कद्दू बोलते हैं आम लोग भाषा से, इसमें हमने जिंक लिया। और जो है विटामिन B12 को हमने कॉर्न से लिया। श्रद्धेय पूज्य आचार्य जी के बगल में यहां पर कॉर्न है, तो कॉर्न से भी हमने विटामिन B12, जो कि हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है, इस तरह से एक नई श्रृंखला तैयार की है। और तथ्यों के साथ मुझे कहते हुए गौरव है कि हमने 100 से अधिक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जहां तैयार की, वहां पर जो हमारी परंपरागत रस, रसायन, भस्म, पाक, पिष्टी, अवलेह, चूर्ण आदि की जो शास्त्रीय औषधियों की परंपरा, उसको भी हमने बरकरार रखा। हमारे मुख्य साइंटिस्ट अनुराग वार्ष्णेय जी सहित हमारे डॉक्टर राम गुप्ता, हमारे ललित जी, हमारे आदरणीय बंसल जी, हमारी पूरी टीम है जो मुस्तैदी से इस काम में लगी हुई है। लगभग 500 हमारे साइंटिस्ट हैं और लगभग 500 करोड़ से अधिक की कीमत के साथ, और अब जिसमें हमें हजारों करोड़ रुपए और रिसर्च में निवेश करना है, उस संकल्प के साथ हमने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है
क्योंकि आगे जो हमारे फोकस जो सेक्टर है जहां हमें सेवा करते हुए इस देश के लिए कुछ बड़ा योगदान देना है, उसमें सबसे बड़ा रिसर्च है, हेल्थ, एजुकेशन है, और इसके साथ साथ एक एग्रीकल्चर में। और मुझे कहते हुए फक्र है कि हमने 2 लोगों से योग सिखाना शुरू किया था यहां कनखल हरिद्वार से। आज दुनिया के 200 देशों के लगभग 100 से 200 करोड़ लोग कभी कभी या रोज करने लगे हैं योग। ये एक बड़ी बात है। और इसके साथ साथ इस देश को आर्थिक समृद्धि देने के साथ साथ हमने पारमार्थिक समृद्धि भी दी है। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, महंगाई पर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। अजय माकन, आनंद शर्मा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 1-2 दिन में जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। देश के सभी प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कांग्रेस नेताओं की प्रेस वार्ता का कार्यक्रम महंगाई को लेकर केंद्र पर निशाना साधा जाएगा और इसे लेकर कांग्रेस राजस्थान में कई जगह पर ही प्रदर्शन कर ही रही है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। महंगाई पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-2 दिन में जयपुर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अजय माकन और आनंद शर्मा। देश के सभी प्रमुख शहरों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सीएम अशोक गहलोत ने कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया के स्वर्गीय पति श्री होर्तिंग खड़िया की मूर्ति का अनावरण किया। कुशलगढ़ के पोटलिया क्षेत्र में खड़िया फार्म हाउस में आयोजित कार्यक्रम को वीसी के जरिए संबोधित करते हुए सीएम ने सभी विभागों को आदेश दिए कि जनजाति के आदिवासी अंचल के विकास में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाए। वो भी आपको मालूम है कि रुक गया बीच में। हमारा प्रयास है किस प्रकार से बांसवाड़ा जुड़े और किस प्रकार से वहाँ पर विकास की काम तेज गति से हों। और आपको तो मालूम है कि ट्राइबल एरिया को लेके सोनिया गांधी जी के दिल के अंदर भी, और राजीव जी ने तो प्रधानमंत्री बनते ही दौरे ही शुरू किए थे तो आदिवासी क्षेत्रों से किए थे। डूंगरपुर भी आए थे, मैं उनके साथ था उस वक्त में। वो एक मैसेज देना चाहते थे कि कांग्रेस सरकार जब बनी है तो टॉप प्रायोरिटी रहेगी आपके आदिवासी क्षेत्रों में, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र राजस्थान के हो, गुजरात के हों, मध्य प्रदेश के हों, चाहे उड़ीसा के हों। बेनेसर धाम है, उसका अलग से विकास बोर्ड बनाया गया है। और अर्जुन बामनेरी को तो मालूम है, महेंद्र मालवीय जी भी है नहीं, ये सब जानते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों ने, बघेला जी भी नहीं है, कि किस प्रकार से 132 करोड़ रुपए मैंने सैंक्शन किए थे, बजट में घोषणा करी थी। आप सबको जान के खुशी होगी, बेनेसर धाम जो आदिवासियों के लिए तो बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, वहाँ 132 करोड़ 35 लाख की स्वीकृति जारी हो चुकी है, टेंडर जारी हो चुके हैं। जल्दी वो 1 महीने के अंदर अंदर टेंडर की प्रक्रिया पूरी होगी और वो जल्दी काम शुरू हो। ये बहुत बड़ा काम आपके क्षेत्र में होगा, जिससे कि बहुत बड़ा विकास होगा। पानी की योजना है, घर घर जल की जो योजना है, भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर कर रही है। दोनों का पैसा जो है 50% राजस्थान का है, 50% भारत सरकार का है। इस प्रकार की योजनाएं वैसे 45% भारत सरकार का है, 45% राजस्थान सरकार का है और 10% गांव वालों पे कहा गया, गांव वालों से आप मजदूरी के रूप में लें या सामग्री के रूप में लें। परंतु विभाग सबसे बात करके गांव में जो समितियां बनी हैं उनकी सलाह से योजना बनाएगी। हर घर में पानी पहुंचे नल के द्वारा, वहां तक पहुंचाने का काम सरकार ने हाथ में लिया है और वो योजना राजस्थान में बहुत बड़े रूप में चल रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि समयबद्ध तरीके से 2024 का टारगेट है। हम चाहेंगे कि उसके पहले किस प्रकार से 80 लाख से ज़्यादा जो परिवार है वहाँ तक, उनके घरों तक पानी पहुँचे। अभी भी मैं
प्रदेशवासियों को कहना चाहूँगा इस मुबारक मौके पर कि कोरोना गया नहीं है। डेल्टा वेरिएंट बहुत खतरनाक है, डेल्टा प्लस और आ गया है कुछ क्षेत्रों के अंदर। राजस्थान में भी खाली बीकानेर में आया था, पर कब फैल जाए नहीं मालूम पड़ता है। इसलिए हमने छूट बहुत दी, अभी लॉकडाउन खत्म कर दिया रात को भी, परंतु जनता को चाहिए कि वो अपना आप को समझे लॉकडाउन के अंदर ही, बिना काम घर से नहीं निकले, मास्क लगाएं, हाथ धोएं बार बार, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इसीलिए इस फंक्शन के अंदर ही बहुत कम लोगों को बुलाया गया है। अच्छा किया आपने, ज़्यादा भीड़ नहीं करी। और ये भावना अगर सब में होगी तब जाके हम तीसरी वेव की खतरनाक स्थिति से बच सकते हैं। जितनी लापरवाही होगी उतना ज़्यादा हमें कष्ट होगा, चाहे वो गांव हो, चाहे वो जिले हो, चाहे वो प्रदेश हो। और यही सोच करके हम बार बार आगाह करें लोगों को कि आप मत समझिए कि कोरोना चला गया है। अभी जो खबरें आ रही है दुनिया के मुल्कों से बहुत ही खतरनाक आ रही है। कई जो राष्ट्र मुल्क जो विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पे भी बहुत भयंकर तरीके से तीसरी वेव आई है, वहाँ डेल्टा पहुँच गया है और बहुत खतरनाक है। इसलिए एक तरफ तो हमने जो व्यवस्था की है उसमें आपका सहयोग रहा है। आज तक जब पहली वेव आई थी तब भी लोगों ने कोई कमी नहीं रखी एक दूसरे की इमदाद करने में, मदद करने में, खाना खिलाना हो या सहयोग करना हो, आपस में सबने सहयोग किया। अच्छी बात यह है कि कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन बन चुकी है और टीकाकरण को गति देने के लिए उसकी सप्लाई भी राज्यों को तेजी से की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ चिंता इस बात को लेकर है कि अब भी लोगों को ये समझाना पड़ रहा है कि टीका ही कोविड से बचाव का इकलौता सबसे प्रभावी तरीका है, जबकि सच यही है। कोरोना के खौफ से लोग उबरने लगे हैं। सड़कों और बाजारों में उमड़ती भीड़ बता रही है कि लोग किस तरह कोरोना के दिए जख्मों को भुलाकर अब लापरवाह हो रहे हैं। यकीन मानिए, अगर यही हाल रहा तो कोरोना की तीसरी लहर को दस्तक देने से कोई रोक नहीं पाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि देश के तमाम राज्यों में कोरोना को मात देने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन अब भी कई ऐसे राज्य हैं जहां लोगों को अभी भी ये समझने की जरूरत है कि कोरोना का खतरा टला नहीं है और इससे बचाव का बस वैक्सीनेशन ही तरीका है। बिहार भी उन राज्यों में से एक है जहां अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इसी के तहत इन दिनों नवादा में लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीते रोज इसी कड़ी में शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मियों ने शहर में जागरूकता रैली का आयोजन किया। कई दिनों तक चलाए गए इस अभियान में शिक्षा विभाग के कर्मियों ने शहर के लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके बताए और लोगों से जल्द टीका लेने की अपील की। कोरोना थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है और कोरोना से सुरक्षित रहने का एकमात्र उपाय है वैक्सीनेशन। और इसलिए लोगों से मेरा यानी ये है अपील है, अनुरोध है कि सच से अपने परिवार में, अपने समाज में सभी लोगों को जो है वैक्सीनेशन अनिवार्य रूप से जलाना सुनिश्चित करें। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के सिर्फ एक ही हथियार है और वो है वैक्सीन। उम्मीद है बिहार के लोग इस सच को जल्द से जल्द समझेंगे और कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। नवादा से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।